डीएनए मित्रों, विश्लेषण की शुरुआत आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक विचार से कर रहे हैं। नेताजी ने कहा है कि राष्ट्रवाद की वेदी पर केवल युवा ही अपने सपनों की आहुति दे सकते हैं। जब युवाओं के दिलों में राष्ट्रवाद की ज्वाला जलती है तो राजनीतिक कामयाबी और स्वतंत्रता कदम चूमती है। इसी युवा शक्ति और उसकी ऊर्जा को अपने साथ जोड़ने के लिए देश की दो बड़ी पार्टियां आजकल अभियान मोड में हैं। आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की 65 सदस्यों वाली नई टीम की पहली बैठक हुई। बैठक में जेन जी को बीजेपी से जोड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। साथ ही वंदे मातरम गायन को लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया गया। दिल्ली में जब बीजेपी युवा और राष्ट्रवाद को जोड़कर भविष्य का समीकरण सुधारने की रणनीति बना रही थी, तो पुणे में राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे थे। यानी दोनों पार्टियों के एजेंडे में एक बात कॉमन है, जेन जी। दोनों पार्टियों का फोकस यूथ और जेन जी पर है। नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद जेन जी बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। दोनों पार्टियां देशव्यापी अभियान के जरिए युवा शक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए अब हम युवा शक्ति और राष्ट्रवाद के राजनीतिक नैरेटिव का विश्लेषण करेंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की 65 सदस्यों वाली नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के 6 छंदों के गायन से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी के नए पदाधिकारियों से मिलने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इससे पहले बैठक में वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पास किया गया। राष्ट्रगीत पर पारित किए गए इस प्रस्ताव में बीजेपी ने कहा है कि पार्टी पूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय स्वरूप की रक्षा करेगी। यानी बीजेपी सुनिश्चित करेगी कि वंदे मातरम के सभी 6 छंदों का गायन हो। राष्ट्रीय गीत को सांप्रदायिक दबाव, राजनीतिक तुष्टीकरण और संकीर्ण वोट बैंक की राजनीति के तहत रखने के हर प्रयास का विरोध करेगी। मित्रों, ये बीजेपी का बड़ा राष्ट्रवादी नैरेटिव है। इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बीजेपी कांग्रेस को बताएगी कि उसकी कार्यसमिति का कोई प्रस्ताव भारत के संवैधानिक संस्थानों और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता। बीजेपी जनता के सामने उस ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ को सामने लाएगी जिसमें वंदे मातरम के गायन को सीमित किया गया था। युवा पीढ़ी को वंदे मातरम का महत्व बताने के लिए बीजेपी अभियान चलाएगी। ये बीजेपी की जेन जी को राष्ट्रवाद से जोड़ने की रणनीति है। युवा पीढ़ी को 6 पदों वाले पूर्ण राष्ट्रीय गीत और उसके इतिहास का महत्व बताया जाएगा। जेन जी को राष्ट्रवाद के सूत्र में बांधने और उसे राष्ट्रगीत के विरासत और उसके महत्व से परिचित कराने के लिए बीजेपी अभियान चलाएगी। इस अभियान में युवाओं को बताया जाएगा कि कैसे कांग्रेस राष्ट्रगीत पर भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे। राष्ट्रभक्ति का लबादा ओढ़ करके कांग्रेस पार्टी आखिर अपने आप को कब तक छुपाए रखेगी? आज राष्ट्रभक्ति का लबादा पूर्णतः कांग्रेस पार्टी के ऊपर से गिर चुका है और उसके अंदर की तुष्टीकरण की राजनीति आज पूरा देश देख रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी यह होने नहीं देगी। मित्रों, अब एक महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। बीजेपी की बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के 6 छंद के गायन से हुई। 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यसमिति ने कहा था कि पार्टी की बैठक में वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंदों का गायन होगा। बीजेपी इसी मुद्दे पर कांग्रेस से सवाल कर रही है। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि संसद में जुलाई में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पास किया गया था। इसमें सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 छंदों का गायन अनिवार्य कर दिया गया था। बहुत ध्यान से समझिएगा, सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना अनिवार्य है। निजी कार्यक्रम या किसी दल के कार्यक्रम में वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है। कांग्रेस की बैठक सार्वजनिक बैठक नहीं थी। फिर क्यों बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है? इसे समझने के लिए हमें कांग्रेस के 1937 वाले प्रस्ताव के तर्क को समझना होगा। वंदे मातरम पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वैचारिक विरोध का एक सिरा 1937 के इसी प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 तक कोलकाता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में वंदे मातरम को पहले 2 छंद ही गाने का निर्णय लिया गया। कहा गया कि वंदे मातरम के बाकी छंदों में धार्मिक संदर्भ है। इससे अन्य समुदायों, खासकर मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। कांग्रेस की बैठक से पहले 15 अक्टूबर 1937 को मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी। लीग की बैठक में वंदे मातरम के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ था।
प्रस्ताव में कहा गया था कि वंदे मातरम में मूर्ति पूजा और इस्लाम विरोधी भावनाओं का समावेश है। मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को राष्ट्रवाद के लिए हानिकारक बताया था। मुस्लिम लीग के विरोध के बाद 22 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मूल गीत के 6 पैरा में 4 पैरा हटाने का फैसला लिया था। 1937 से ही यह आरोप लगता रहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद को अपनाया गया और 4 छंद को छोड़ दिया गया। इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहा गया। आज कांग्रेस पार्टी की परंपरा और विरासत का संदर्भ देकर कह रही है वो 1937 में पारित प्रस्ताव के मुताबिक वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही गाएगी। बीजेपी इसे तुष्टीकरण बता रही है। मित्रों, वंदे मातरम पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे संविधान सभा की बैठक शुरू हुई तो सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम का गायन किया था। बैठक में वंदे मातरम का पहला छंद गाया गया था। अगले दिन यानी 15 अगस्त 1947 को सुबह 6:30 बजे आकाशवाणी पर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गाया था। पंडित जी ने वंदे मातरम से सभी 6 छंद उसके गाए थे। ये गायन लगभग 10 मिनट का था और देश भर के रेडियो स्टेशन पर एक साथ इसको प्रसारित किया गया था। यानी ऐतिहासिक संदर्भ भी बताते हैं कि देश के एक वर्ग की भावना रही है कि वंदे मातरम के सभी 6 छंदों का गायन होना चाहिए। वहीं एक वर्ग अपनी धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर वंदे मातरम गायन को सिर्फ 2 छंदों तक ही सीमित रखना चाहता है। इस विशेष वर्ग के कुछ लोग तो राष्ट्रगीत के 2 छंद भी नहीं गाना चाहते हैं। मित्रों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक आर्टिकल में लिखा है कि जहां अन्य राष्ट्रगीत में दूसरों के लिए अपमानजनक भावनाएं होती हैं, वहीं वंदे मातरम ऐसे दोषों से मुक्त है और यह बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही। फिर ऐसे राष्ट्रगीत का विरोध क्यों हो रहा है? जब संसद ने 6 छंद के गायन का कानून पास कर दिया तो क्यों राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 छंद गाने की जिद है? क्यों इसके पीछे तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं? इसे समझने के लिए पहले वोटिंग के एक आंकड़े को समझ लेते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को करीब 45% मुस्लिम वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को करीब 45% मुस्लिम वोट मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को करीब 65% मुस्लिम वोट मिला। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के अलावा बीजेपी विरोधी दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों को मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा मिला, जबकि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को सिर्फ 8 से 10% ही मुस्लिम वोट मिला। तो क्या वंदे मातरम के 6 छंद गाने से कांग्रेस के इनकार और बीजेपी के सवाल के पीछे यही समीकरण है? क्या कांग्रेस 1937 के प्रस्ताव का हवाला राजनीतिक विरासत के लिए नहीं, वोट बैंक के लिए दे रही है? असहज करने वाले इन सवालों का फिलहाल कांग्रेस ने विस्तार से जवाब नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी ने वंदे मातरम के सम्मान में देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा करके यह साफ कर दिया कि राष्ट्रगीत के सम्मान का मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहेगा। बीजेपी के वंदे मातरम अभियान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, इसे सुन लीजिए। वो बोल रहे हैं कि वंदे मातरम जो नहीं गाते वो देशद्रोही है। देशद्रोही तो वही खुद ही है, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर के गुलाम बनना चाहते थे। हमने गुलामी से उनको बाहर निकाला। अरे आओ वही आजादी भी हम लाए हैं, तुम डेमोक्रेसी में ठहर ठहर के मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो। ये हक किसने दिलाया? हमने दिलाया। कांग्रेस समझती है कि वंदे मातरम पर बीजेपी उसे देश विरोधी साबित करने की कोशिश करेगी, इसलिए उस नैरेटिव को कांग्रेस के नेता अभी से काटने में जुट गए हैं। वैसे आज बीजेपी की नई टीम ने पहली बैठक में जो दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया वो युवाओं से जुड़ा हुआ है। जेनजी यानी युवा वोटर्स को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने एक टीम बनाई है। इस टीम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी शामिल हैं। अब समझते हैं कि बीजेपी ने जेनजी से संवाद के लिए स्पेशल 5 की जो नई टीम बनाई है वो करेगी क्या। यह विशेष टीम जेनजी के बीच युवा संवाद अभियान चलाएगी। 14 से 25 साल के युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करेगी। पूरे देश में बातचीत, चर्चा और युवा संवाद जैसे कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों के जरिए जेनजी की सोच, उनकी जरूरतों और उम्मीदों को समझने की कोशिश की जाएगी। युवाओं को बीजेपी नेताओं से सीधे बातचीत करने और अपने मुद्दे रखने का मौका भी दिया जाएगा। बीजेपी का फोकस जेनजी के साथ संवाद के पुल को मजबूत बनाने, उन्हें समझने और अपने साथ जोड़ने पर है। बीजेपी की विशेष टीम इसके लिए जल्द ही कार्यक्रम का शेड्यूल
और फॉर्मेट जारी करेगी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विचार है कि युवाओं के पास दो सबसे बड़ी संपत्तियां होती हैं, सपनों को देखने की हिम्मत और उन्हें हकीकत में बदलने की ऊर्जा। जो राजनीतिक दल इनकी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देता है वही इतिहास रचता है। युवा शक्ति की इसी ऊर्जा को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए राहुल गांधी खुद जमीन पर उतरे हैं। एक दिन पहले दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने वाले राहुल गांधी आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने पुणे पहुंचे। कोटा, देहरादून और प्रयागराज के बाद छात्रों की गूंज का यह चौथा बड़ा कार्यक्रम था। आज के कार्यक्रम में सिर्फ छात्राएं शामिल हुई। राहुल गांधी ने आज कहा कि वो राजनीति की बात करने नहीं आए हैं, आज वो सिर्फ छात्राओं की बात करेंगे। उन्होंने मंच पर बुलाकर छात्राओं से संवाद किया। राहुल गांधी अपने संवाद में मनुस्मृति की चर्चा कर रहे थे। राहुल गांधी ने क्या कहा, आज आपको भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मनुस्मृति कहती है, जब लड़की छोटी होती है तो वो अपने पिता की संपत्ति है, जब वो युवा होती है तो वो पति की है, और जब बूढ़ी होती है तो उसके बच्चों के लिए उसका जीवन होता है। लेकिन ये शब्द शर्म की बात है। महिलाओं को आजाद होना चाहिए। राहुल गांधी ने मनुस्मृति की चर्चा महिलाओं के संदर्भ में नकारात्मक तरीके से की। ये राहुल गांधी का एक पक्षीय नजरिया है। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए यह भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों का आदर सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने मनुस्मृति में लिखी ऐसी बातों का जिक्र नहीं किया। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, देश की लड़कियों का आजाद होना जरूरी है। पिता, पति और बेटे से महिलाओं का रिश्ता है, लेकिन छात्राओं की पहचान उनसे नहीं होनी चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने कोटा, देहरादून और प्रयागराज में पेपर लीक और देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े मुद्दे उठाए थे। लेकिन आज राहुल गांधी ने छात्राओं की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया। पैदा होने से पहले हर साल 4.5 लाख लड़कियों की हत्या होती है। दैट इज द फर्स्ट वायलेंस, पहली हिंसा। दूसरी हिंसा हरासमेंट। इस भीड़ में से 80% लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया गया है। राइट? सड़क पे, बस पे, रेस्टोरेंट में, स्कूल में, कॉलेज में 80% महिलाओं को हरासमेंट किया जाता है। तकरीबन 30%, 29% महिलाओं पर फिजिकल वायलेंस होती है। घर में, सड़क पे मारा जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है। और फाइनल आंकड़ा अनबिलीवेबल, 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। राहुल ने महिलाओं के साथ हिंसा के आंकड़े भी दिए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जेनजी छात्राएं शामिल हुई। कांग्रेस जेनजी से जुड़ने के लिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम का रणनीतिक विस्तार भी कर रही है। कांग्रेस देश के 800 शहरों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस जेनजी से संवाद करेगी। कांग्रेस परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती में देरी जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीतिक अभियान बनाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की भी तैयारी कर रही है। मित्रों, आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि अचानक से जेन-जी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में कैसे आ गए। आखिर क्यों देश की 2 बड़ी पार्टियां जेन-जी को केंद्र में रखकर अभियान चलाने की तैयारी कर रही हैं? इसे समझने के लिए हमें जेन-जी की राजनीतिक ताकत को समझना होगा। डीएनए मित्रों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि राजनीति वही विधा है जो आज के फैसलों से कल के इतिहास को लिखती है। बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश भी यही है। बीजेपी का युवा संवाद अभियान और कांग्रेस का छात्रों की गूंज कार्यक्रम भविष्य की तैयारी है। नजर उन युवाओं पर है जो 2029 में वोटर होंगे। डीएनए शोधशाला में आज हमने इस पर एक रिसर्च की। इस रिसर्च में हमने अलग अलग आंकड़ों को शामिल किया। रिसर्च के तथ्य बताते हैं कि 2029 लोकसभा चुनाव तक देश में कुल वोटर्स की संख्या 100 करोड़ हो सकती है। इसमें युवा वोटर्स की संख्या करीब 40 करोड़ के करीब हो सकती है। यानी कुल वोटर्स में युवा मतदाताओं की हिस्सेदारी 40% हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवा वोटर्स करीब 300 लोकसभा सीट पर हार जीत तय करने में निर्णायक हो सकते हैं। 300 लोकसभा सीटों पर। यही राजनीतिक ताकत जेन-जी को महत्वपूर्ण बनाती है। इसलिए पार्टियां युवाओं से सीधा संवाद करना चाहती हैं, उन्हें समझाना चाहती हैं और उनसे जुड़ना चाहती हैं, उनसे समझना भी चाहती हैं। इसके लिए बीजेपी ने जेन-जी को राष्ट्रवाद से
जोड़ने की शुरुआत की है, तो कांग्रेस सीधे सीधे युवाओं के मुद्दे उठा रही है। बीजेपी वंदे मातरम को मुद्दा बना रही है। इसके जरिए वो जेनजी को राष्ट्रवाद से जोड़ रही है। इसे आप बीजेपी का जेनजी वाला राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। अब सवाल है, बीजेपी के पास तो वंदे मातरम है, राष्ट्रवाद है, लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? तो कांग्रेस सीधे पेपर लीक, बेरोजगारी पर सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का फोकस पढ़ाई, रोजगार और महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाने पर है। बीजेपी स्किल इंडिया, पीएम सेतु, पीएम इंटर्नशिप, मुद्रा योजना जैसी योजनाओं को जेनजी के बीच प्रचारित करने की तैयारी में है। बीजेपी इसके जरिए बताना चाहती है कि केंद्र सरकार की योजनाओं से करोड़ों युवाओं को लाभ हुआ है। वहीं कांग्रेस छात्रों की गूंज के जरिए युवाओं को यह बताने और समझाने की कोशिश कर रही है, नौकरियां घटी हैं, सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा सही समय पर नहीं हो रही है, यानी युवाओं का भविष्य संकट में है। मित्रों, समझिए, यह पूरी राजनीति लड़ाई के केंद्र में जेनजी है। बीजेपी जहां वंदे मातरम, राष्ट्रवाद और केंद्र सरकार की योजनाओं को आधार बनाकर युवाओं से जुड़ने और जोड़ने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जेनजी की पढ़ाई और नौकरी के संकट पर चर्चा कर बीजेपी से सवाल कर रही है। मित्रों, अब हम भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की नई अंतरिक्ष नीति का विश्लेषण करेंगे, जिससे भारत दुनिया की बड़ी स्पेस इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा सकता है। इसरो रॉकेट और सामान्य सैटेलाइट्स के निर्माण का काम धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को सौंपने की तैयारी कर रहा है। आज आपको जानना चाहिए, अगर भारत में रॉकेट और सैटेलाइट्स का निर्माण प्राइवेट सेक्टर करेगा तो इसरो के वैज्ञानिक किस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इससे भारत की स्पेस पावर पर क्या फर्क पड़ेगा। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि नासा ने जब यह मॉडल अपनाया तो उसे इसका क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। लेकिन सबसे पहले आपको इसरो की नई नीति के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, इसरो की नई योजना की जानकारी इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका ने दी। इन स्पेस भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाली एक नोडल एजेंसी है, जिसकी स्थापना जून 2020 में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सुधारों की तहत की गई थी। कोई भी प्राइवेट भारतीय कंपनी अगर अपना रॉकेट बनाना चाहती है, सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती है या अंतरिक्ष से जुड़ा कोई भी मिशन करना चाहती है, तो उसे इन स्पेस से ही मंजूरी लेनी होती है। इन स्पेस के चेयरमैन ने भारत की अंतरिक्ष योजना की जानकारी देते हुए बताया, इसरो भविष्य में रॉकेट और सामान्य सैटेलाइट बनाने का काम निजी कंपनियों को सौंप देगा। SSLV रॉकेट की तकनीक और उत्पादन अधिकार HAL को दिए जा चुके हैं। SSLV का पूरा नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यह छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला इसरो का बनाया हुआ छोटा रॉकेट है। भविष्य में इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV और सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 को भी प्राइवेट सेक्टर्स को सौंपने की तैयारी है। इसरो अब तक करीब 120 तकनीकें निजी क्षेत्रों को ट्रांसफर कर चुका है। सरकार अगले 4-5 महीने में नए लॉन्च सेक्टर के निजी ऑपरेटर्स का चयन करने की योजना भी बना रही है। भारत सरकार ने स्पेस को प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है, जहां पे बहुत सारी जो कुछ इसरो कर रहा था 2020 से पहले, अब भारतीय प्राइवेट कंपनी करने लगी हैं। हमने देखा है 450 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी रजिस्टर हो गई हैं और 300 से ज़्यादा अदर जो उसमें काम कर रही हैं वो भी स्पेस में काम करने लगी हैं। तो उनके लिए क्या हो रहा है कि उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। प्रेजेंट जो कैपेबिलिटी है उनको स्केल अप करने के लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर करे। आज आपको इसरो की इस पहल की मुख्य वजह भी जाननी चाहिए। इसका उद्देश्य भारत की स्पेस इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाना है। आज दुनिया की स्पेस इकोनॉमी 400 अरब डॉलर से ज्यादा की है, जबकि भारत की स्पेस इकोनॉमी 8 अरब डॉलर है। यानी विश्व की स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2 से 3% के आसपास है। लेकिन इस हिस्सेदारी को 2033 तक बढ़ाकर 44 अरब डॉलर करने की योजना है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद जरूरी है। भारत पहले से ही सस्ता और भरोसेमंद लॉन्च पैड माना जाता है, लेकिन सरकारी एजेंसी अकेले साल में 50-60 रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकती। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के आने से लॉन्चिंग की फ्रीक्वेंसी हर हफ्ते या हर महीने संभव हो सकती है, जिससे दुनिया भर के सैटेलाइट भारत से लॉन्च होंगे। इससे भारत की निजी कंपनियां भी अपने सैटेलाइट बनाकर डेटा और स्पेस सर्विसेज से कमाई कर सकेंगी। यानी आप कह सकते हैं इसरो की तैयारी अब भारत में अमेरिका की स्पेस एक्स जैसी कंपनियां और एलन मस्क जैसे स्पेस दिग्गज तैयार करने की है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर ये सारा काम प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जा रहा है तो इसरो खुद क्या करेगा? तो इसरो का मुख्य फोकस अब रिसर्च, नई तकनीक और बड़े वैज्ञानिक मिशंस पर होगा। इसरो की योजना 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की है।
इसके अलावा गगनयान से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने और सुरक्षित वापस लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसरो चांद पर अपना स्टेशन बनाने की तैयारी भी कर रहा है। वर्ष 2040 तक इंसानों को चांद पर भेजने और चांद की मिट्टी धरती पर लाने की योजना भी बनाई जा रही है। इसरो की भविष्य की योजना में शुक्र मिशन भी शामिल है। इसरो अब सूर्य जैसे ऐसे ताकतवर और नए जमाने के रॉकेट बनाएगा जो अंतरिक्ष में जाकर वापस धरती पर लौट सकेंगे, यानी रीयूजेबल होंगे। इसके साथ ही हवा से ऑक्सीजन खींचकर उड़ने वाले खास स्क्रैम जेट इंजनों पर भी काम करेगा। इसरो परमाणु ऊर्जा से अंतरिक्ष यान चलाने पर शोध करेगा। इसके अलावा अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा पैदा करके धरती तक लाने जैसे भविष्य की तकनीकों पर भी काम करेगा। इससे पहले इसरो की 70% क्षमता रॉकेट और सैटेलाइट्स तैयार करने और लॉन्चिंग में लग जाती थी, लेकिन अब इसरो मुख्य ध्यान बड़े प्रोजेक्ट्स और रिसर्च पर लगाएगा। डियर मित्रों, आज आपको जानना चाहिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने जब सैटेलाइट और रॉकेट्स का काम निजी क्षेत्र को सौंपा तो उसे क्या फायदा हुआ। इसकी शुरुआत 2000 के दशक में हुई जब नासा के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजना बहुत महंगा पड़ रहा था। इसलिए नासा ने अपनी रणनीति बदली। 2006 में नासा ने कोट्स कार्यक्रम शुरू किया। इसके बाद उसने निजी कंपनियों को रॉकेट और अंतरिक्ष यान बनाने का मौका दिया। नासा ने तय किया हर रॉकेट खुद बनाने के बजाय वो निजी कंपनियों को अंतरिक्ष में सामान और यात्रियों को पहुंचाने की सेवा खरीदेगा। इसका मतलब था निजी कंपनी रॉकेट बनाएगी और लॉन्च करेगी और नासा उस लॉन्च की सेवा के लिए कंपनी को भुगतान करेगा। नासा के स्पेस शटल के समय अंतरिक्ष में 1 किलो सामान भेजने में लगभग $54,000 का खर्च आता था, जबकि स्पेस एक्ट के फॉल्कॉन 9 रॉकेट से 1 किलो सामान भेजने की लागत लगभग $2700 हो गई। सोचिए कितना अंतर आया। यानी नासा के लिए फॉल्कॉन 9 में उसी वजन को भेजने का खर्च लगभग 95% कम था। निजी कंपनियों के दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स की वजह से अंतरिक्ष में सामान भेजने की लागत काफी कम हुई और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट्स तकनीक की चैंपियन बन गई। निजी कंपनियों के तेजी से विकास के बाद अमेरिका दुनिया के व्यावसायिक स्पेस सेक्टर का सबसे मजबूत केंद्र बन गया। 2024 में दुनिया में लॉन्च हुए कॉमर्शियल सैटेलाइट्स में अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 83% थी। इस बदलाव से निजी कंपनियों को नई तकनीक विकसित करने का मौका मिला और नासा को अपना पैसा और वैज्ञानिक क्षमता दूसरे बड़े अंतरिक्ष मिशनों पर लगाने की आजादी मिली। इससे नासा अपने संसाधन जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन, आर्टेमिस और चंद्रमा मंगल अभियानों जैसे बड़े वैज्ञानिक कार्यों पर लगा सका और अब इसरो भी इसी राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। प्रिय मित्रों, अब हम अमेरिका के रामायण प्रेम का विश्लेषण करेंगे। प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वॉल्डो इमर्सन का विचार है कि राम कथा जैसे प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में सुनाई जाने वाली कथाओं में ऐसी अदम्य शक्ति है जो मानव मन को क्षणिक विकारों से ऊपर उठाकर उसे शाश्वत सत्य और आंतरिक शक्ति के मार्ग पर ले जाती है। इस शाश्वत सत्य का जीवंत अनुभव इन दिनों अमेरिकी नागरिक कर रहे हैं। भारत से करीब 11,600 किलोमीटर दूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन दिनों रामकथा हो रही है। सिर्फ रामकथा ही नहीं हो रही है, विद्वान रामायण में वर्णित आदर्शों के बारे में भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन दिनों रामचरितमानस के दोहे और चापाइयों की गूंज है। इस यूनिवर्सिटी के सैंडर्स थिएटर में मुरारी बापू की रामकथा चल रही है। 15 अगस्त से शुरू हुई रामकथा 23 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान सिर्फ रामकथा ही नहीं हो रही है, भगवान श्री राम के जीवन आदर्शों पर विस्तार से चर्चा भी हो रही है। रामकथा के साथ ही हार्वर्ड में रामायण कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत, अमेरिका, यूरोप और जापान के विद्वान शामिल हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में रामायण के अलग अलग रूपों, भाषाओं और सांस्कृतिक यात्राओं पर चर्चा की जा रही है। भारत से करीब 50 मानस मर्मज्ञ, कथावाचक, संत, लेखक और कवि भी इस रामायण कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। मुरारी बापू मंच से श्रोताओं को रामकथा की व्याख्या सुना रहे हैं तो विद्वान रामकथा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष से अमेरिकी राम भक्तों को परिचित करा रहे हैं। रामकथा सुनने और श्री राम के आदर्शों से परिचित होने के लिए भारी संख्या में राम भक्त हार्वर्ड पहुंच रहे हैं। सवाल यह है, आखिर अमेरिका में रामचरितमानस को लेकर इतना उत्साह और जिज्ञासा क्यों है? वो कौन से आदर्श हैं जिनकी तलाश अमेरिकी नागरिक भगवान राम के व्यक्तित्व में कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि रामकथा हमें त्याग, सेवा और सर्वोच्च मानसिक बल का पाठ पढ़ाती है जो एक साधारण मनुष्य को महामानव बना देता है। रामकथा का यही वो सार है जो अमेरिकी नागरिक तलाश रहे हैं। भागदौड़ वाली जीवन शैली,
परिवार से अलगाव और तनाव से जूझ रहे अमेरिकी समाज के लिए भगवान राम की कथा प्रेरणा स्रोत बन रही है। मित्रों, समझिए अमेरिकी नागरिक रामचरितमानस और भगवान राम के विराट व्यक्तित्व से क्या क्या सीख सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिकतावादी सोच में डूबा अमेरिकी समाज सीख सकता है कि अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को रखना जीवन को अधिक सार्थक और संतुष्ट बनाता है। अमेरिकी समाज रामकथा से यह सीख सकता है कि संकट के समय लचीलापन और मानसिक संतुलन कामयाबी की कुंजी है। राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के दौरान अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी अपना नैतिक बल नहीं खोया। यह आधुनिक तनावपूर्ण जीवन में मानसिक मजबूती की प्रेरणा देता है। अमेरिकी समाज मानस से सीख सकता है कि विविधता का सम्मान ही समाज को आगे ले जाता है। भगवान राम ने अपने सफर में निषाद राज, शबरी और सुग्रीव जैसे समाज के हर वर्ग को गले लगाया। ब्लैक और व्हाइट में बटा अमेरिकी समाज इससे समावेश सीख सकता है। आत्मकेंद्रित अमेरिकी रामकथा ये सीख सकता है कि रिश्तों में त्याग और क्षमा जीवन में महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस से सीख मिलती है कि संवाद, आपसी त्याग, क्षमा और समर्पण से टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ा और मजबूत किया जा सकता है। रामकथा से अमेरिकी कर्तव्य और त्याग का संतुलन, पारिवारिक प्रेम और एकता, मित्रता की मिसाल और अहंकार के पतन जैसे सद्गुण भी सीख सकते हैं। यही वो सद्गुण हैं जो भौतिकवादी अमेरिकी समाज में घट रहे हैं। इसलिए आज रामकथा और भगवान श्री राम के आदर्शों को जानने और उन्हें आत्मसात करने के लिए हार्वर्ड में अमेरिकी राम भक्तों की भीड़ जुट रही। डीएनए में अब आज का संदेश, सपनों को सच करना है तो अब को पकड़ लीजिए, फिर कब जैसा वायरस आपको कभी पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जो अब को खो देता है वो कब को खोजता रह जाता है।